मॉर्निंग क्लास। सब लोग को गुड मॉर्निंग। इंजन बता दिए थे कल। इंजन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी बताए थे। क्या कलम कहाँ गया जी? क्या कलम हुआ गायब हो गया? लिखेंगे कौन चीज़ से हम? कलम हुआ कहाँ रख दी? चलिए कोई बात नहीं, ऐसे बढ़ा देते हैं। बताइए, कल हम आपको इंजन के बारे में पढ़ाए थे ना। इंजन के बारे में समझा दिए थे। दो टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बताए थे आपको। इंजन से आने वाले दोनों टाइप के क्वेश्चन बताए थे ना। अरे यार, मेरा पेन कहाँ गया? लिखेंगे किसी से, इसी से लिख देते हैं तो स्क्रैच आ जाएगा। चलिए, इंजन के बारे में बता दिए थे। अब देखिए, इंजन जो होता है बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। इंजन जो होता है ना गर्म हो जाता है। गर्म हो जाएगा तो फिर अपनी फुल कैपेसिटी से वो काम नहीं करता है। जेब में रखे हुए हैं, खोज रहे हैं इधर उधर। इंजन अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो इंजन अच्छा से काम नहीं करता है। इंजन जब अच्छा से काम नहीं करेगा हीट होने के बाद, तो इंजन को ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इंजन जब हीट ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इंजन, तो उसको ठंडा करना पड़ता है। इंजन को ठंडा करने का काम करता है रेडिएटर। ठंडा काम कौन करता है? रेडिएटर। इंजन में लगा होता है कि रेडिएटर। रेडिएटर क्या? रेडिएटर का काम क्या होता है? इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। इंजन को ठंडा रखने का काम रेडिएटर करता है। अब रेडिएटर में ठंडा रंग का ठंडा ऑयल भरा जाता है, या फिर उसमें हवा का प्रॉपर फ्लो बनाया जाता है जिससे वो ठंडा कर सके। आप रेडिएटर को इंजन में तो देखना बड़ा मुश्किल होगा, गाड़ियों के अंदर लगा देता है। आप जनरेटर में रेडिएटर बहुत देखे होंगे। जनरेटर देखे हो कि नहीं भाई? जब जनरेटर का रेडिएटर देखे होंगे, रेडिएटर ऑफ जनरेटर, जनरेटर। भूल जाओ यार। अरे इतना बड़का खुल गया ये। देखिए, आप जनरेटर देखे होंगे तो उसमें एक जगह होता है जिसमें पानी भरा जाता है। आप देखे होंगे जनरेटर में पानी भरने वाला, वही होता है रेडिएटर। इसमें पानी भर दिया जाता है। बोलो यार। नौटंकी करने लगता है सब ना, दिमाग खराब हो जाता है। देखिए, ये जो है ये रेडिएटर है। ये क्या है? रेडिएटर। इसमें आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे, बारात और रात में तो पानी भरा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पानी भरा जाता है। ये इंजन को क्या रखता है? ठंडा रखता है। इंजन को ठंडा रखने का काम किसका होता है? रेडिएटर होता है। ये उसको ठंडा रखेगा। लेकिन समस्या जानते हैं कहाँ आ जाती है? कि रेडिएटर में हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं। अब आप बताइए, पानी का प्रयोग क्यों किया जाता है रेडिएटर में? कितने लोग बता सकते हैं पानी का प्रयोग ही रेडिएटर में क्यों किया जाता है? सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इसका, इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये जल्दी गर्म नहीं होता है, और जब गर्म हो जाएगा जल्दी ठंडा ही नहीं होता है। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन पानी की खराबी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वो जम जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। अब कश्मीर में आपका टेम्परेचर हो जाता है -20 डिग्री। अब आप बताइए, कश्मीर में -20 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अब इसमें आप क्या डालेंगे? पानी डालेंगे तो जब पनिया जम जाएगा, इसी में पानी जम जाएगा। फिर क्या करिएगा? तो इसमें एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट मिलाया जाता है। एंटी फ्रीजिंग क्या मिलाइएगा? एंटी फ्रीजिंग। एंटी फ्रीजिंग क्या करता है? ये इसके जमने नहीं देता है। किसी भी चीज को जमने नहीं देता है एंटी फ्रीजिंग। एंटी फ्रीजिंग का काम कौन करता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। तो
जमने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं, जो इसको जमने से बचाता है। अल्कोहल की तरह होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। अल्कोहल, अरे यार अल्कोहल तो पारा में डालेंगे लोग एथिलीन ग्लाइको अल्कोहल का प्रयोग करेंगे सर, अल्कोहल डाल दीजिएगा, वो पारा में बुखार नापते समय डाला जाता है। ऐसे इंजन में क्या डाल दिया जाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल डाल दीजिएगा पेट्रोल में, यहाँ पर रेडिएटर में पानी के साथ क्या करिएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल मिला के डाल दीजिएगा, पानी जमेगा नहीं, वो उसको जमने नहीं देता है। जो हवाई जहाज वगैरह जो होती है सब, उसका जो फ्यूल होता है, उस फ्यूल में भी एथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रेजिंग में एलिमेंट मिलाया जाता है। क्योंकि जहाज जो होती है, कब उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कब किधर घुमा देगा किसी को नहीं पता। पता चला वो दिल्ली आ रहा था, दिल्ली एयरपोर्ट खाली नहीं है, वो भेज देगा चले जाइए पंजाब का चंडीगढ़ एयरपोर्ट उतर जाइएगा। चंडीगढ़ कह दिया कि खाली नहीं है, वो भेज देगा शिमला उतरिए, सोचा शिमला में बर्फ पड़ रहा है, उसका पेट्रोल ही जम जाएगा, मरिए जाएगा वो वहाँ पे। इसलिए हवाई जहाज में एंटी फ्रीजिंग मिलाया जाता है, हवाई जहाज के पेट्रोल जमते नहीं है। तो इंजन का समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इंजन में। इसमें स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा मायने रखता है, विशिष्ट उष्मा। स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा मायने रखता है। अब विशिष्ट उष्मा भी दो तरह का होता है। विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा, ये स्पेसिफिक हीट जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, और एक होता है स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर। यानी अगर किसी चीज को दबाइएगा ना, अगर दबा दीजिएगा तो उसका टेम्परेचर वगैरह चेंज होने लगता है, या किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो भी टेम्परेचर घट बढ़ सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी। ऐसे कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे क्या कहते हैं, सीवी। तो सीपी और सीवी ये दो तरह के आपको विशिष्ट उष्मा देखने को मिलेंगे इंजन में। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी, और इसे क्या कहेंगे, एक तो को सीवी के नाम से जानता है, वी और क्या हो गया वॉल्यूम, और सी पर क्या हो गया, सी तो क्या भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चीज हो गई यहाँ पर इस विशिष्ट उष्मा को लेकर। अब यहाँ हमेशा एक चीज क्वेश्चन पूछता है, तीन तो क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको बस याद रखना है। सीपी बड़ा होता है या सीवी बड़ा होता है, सीपी बड़ा होता है या सीवी बड़ा होता है। तो सीपी हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अगर आप प्रेशर लगाइएगा, कांस्टेंट प्रेशर रखिएगा, तो उसकी विशिष्ट उष्मा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा तो विशिष्ट उष्मा ज्यादा। तो ये सीपी और सीवी में रिलेशन हमेशा याद रखेंगे, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ये हमेशा याद रखिएगा। दूसरा एक चीज याद रखिएगा, अगर ये बड़ा है, जैसे हम, मेरी ओर समझिए ध्यान से, अगर कोई चीज बड़ी है, जैसे 8 बड़ा है 5 से, आपको पता है ना 8 इज ग्रेटर देन 5, बड़ा है। तो अगर आप 8 से 5 को घटाएंगे तो जरूर इधर कुछ ना कुछ बचेगा, बड़े में से छोटा को घटाते हैं तो कुछ ना कुछ बचता है। वैसे ही ये बड़ा है, तो इसमें से हम इस छोटा को घटाएंगे तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, जिसे कहेंगे आर। सीपी माइनस सीवी बराबर क्या हो जाएगा, आर। इसे कहते हैं मेयर का सिद्धांत, इसे क्या कहेंगे, मेयर का सिद्धांत, मेयर सिद्धांत। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते या मेडिकल की तैयारी करते तो उस फिजिक्स में यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बट रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये टेक्नीशियन वाले में क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन हम आपको बता दिए, कब को वो सोच रहा रेलवे का एग्जाम इतने ज्यादा शिफ्ट में होगा ना, कि जो लास्ट शिफ्ट में फेंकाएंगे लोग, शायद उनसे या तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दे या तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दे, नॉर्मल पूछेगा, इसे टेंशन नहीं लीजिएगा लोग यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं। मेयर सिद्धांत गलत लिख दिए क्या जी, मेयर ठीक तो है। अमित कुमार गुप्ता, आपसे सबको टेंशन क्यों रहता है जी यहाँ पे भाई। आगे देखिए यहाँ पर, चलिए ध्यान से देखिए इधर।
इसके बाद क्या चीज हो गया भैया, ये हो गया। इसके बाद एक और चीज पूछता है, वो आप लोग के किसी काम का नहीं है। सीपी बटा सीभी क्या होता है? सीपी बटा सीभी क्या होता है? जैसे आप देखिए, अगर 8 बड़ा है किससे, 5 से, तो 8 में से अगर 5 घटाएं तो भी हमको कुछ ना कुछ मिला, कुछ ना कुछ मिला। और 8/5 करेंगे तो भी हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ पक्का मिलने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं मिलेगा, वहां पर पॉजिटिव मिलेगा। उसी तरह ये सीपी बटा सीभी, सीपी बटा सीभी, इसे करते हैं तो गामा मिलता है। इसे क्या मिलेगा? गामा, पायसन गुणांक। इसे क्या कहेंगे? पायसन गुणांक। पायसन सिद्धांत नहीं, पायसन गुणांक, पायसन गुणांक। ये आपके किसी काम के लायक नहीं है, नहीं पूछता है, लेकिन ये हमेशा याद रखिए, सीपी बड़ा की सीबी, ये दोनों याद रखिएगा। सीपी हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस की चीजें हैं, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए नहीं है। टेक्नीशियन वालों को ये पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज को पढ़ाने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया भैया सीपी माइनस सीबी बराबर आर। सीपी इज ग्रेटर देन सीबी और सीपी माइनस सीबी बराबर आर, और ये पायसन गुणांक हो गए। आगे बढ़ जाते हैं, इंजन कंप्लीट हो गया। अब इंजन में एक चीज बच गया कि 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, लाइनर, पिस्टन, क्रैंक, ये सब क्या चीज होते हैं, या टर्बो चार्ज क्या होता है, ये सब चीजें में आपको, अब इसके लिए आपको एक काम कीजिएगा, यूट्यूब पे देख लेंगे, उस पर बनाए हैं ऑलरेडी, क्योंकि इस पर भी बता देते हैं। बट आपको पता है एग्जाम अचानक 28 तारीख को है, तो दोनों में सेम ही रहता है। 2 वीडियोस होंगे मेरे ख्याल से उस पर, आप गाड़ी से रिलेटेड एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होगा इंजन, इंजन ये फर्स्ट होगा। दूसरा होगा 4x4 इंजन होगा। दिखा देते हैं अब आपको, शक्ल दिखा देते हैं इंजन वाला। कहाँ गया रे ससुरा इंजन? देखिए, इस शक्ल का मिलेगा आपको 4 स्ट्रोक इंजन। लिखिएगा 4 स्ट्रोक इंजन बाई खान सर, सबके आगे खान सर लिखिएगा तब ही आता है जल्दी। 4 स्ट्रोक इंजन, नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। और एगो ये भी है, फ्रंट व्हील ड्राइव एंड रियर व्हील ड्राइव। देखिए इस टाइप का, फ्रंट व्हील ड्राइव एंड रियर व्हील ड्राइव, तो हम दोनों का टाइटल लिख देते हैं। पहला है 4 स्ट्रोक इंजन, स्ट्रोक इंजन। दूसरा है फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट एंड रियर व्हील ड्राइव। फ्रंट एंड रियर व्हील ड्राइव हो गया। इसको आप देखेंगे। अब हम आगे पढ़ाते हैं, हीट में जो बच गया उष्मागतिकीय निकाय। अब उष्मागतिकीय निकाय को बता देते हैं, ये देख लेंगे लोग, कल क्वेश्चन पूछेंगे इससे, कोई डाउट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों सेम रहेंगे सब, देख लेंगे ना। अब हम लोग देखते हैं उष्मागतिकीय निकाय के बारे में। ये उष्मागतिकीय निकाय क्या होता है? इसको देखिएगा आप लोग। देखिए, थर्मोडाइनेमिक सिस्टम, थर्मोडाइनामिक सिस्टम क्या होता है? थर्मोडाइनेमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो फंक्शन करता हो, क्या करता हो? फंक्शन करता हो। किस चीज पर फंक्शन करता हो? उसके वॉल्यूम पर फंक्शन करता हो, उसके टेम्परेचर पर फंक्शन कर, उसके प्रेशर पर फंक्शन करता हो। यानी अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसका चेंजिंग हो जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो चेंजिंग हो जाएगा,
प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो चेंजिंग हो जाएगा। इस आधार पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कई भाग में बांटते हैं। एक का नाम होता है समतापीय, एक को कहते हैं रुद्धोष्म, एक को कहते हैं एडियाबेटिक। ये इंग्लिश होते हैं सब इस चीज के। अब इसको थोड़ा थोड़ा आप समझिए, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कुछ खास नहीं है। एक होता है सम आयतनिक, समदाबीय, सम आयतनिक, समदाबीय, देखिए सम आयतनिक जो होता है इसे को हम लोग कहते हैं सम आयतनिक को आइसोकोरिक, सम आयतनिक को आइसोकोरिक, और समदाबीय को हम लोग कहते हैं आइसोबारिक। समदाबीय को क्या कहेंगे? आइसोबारिक। इसे कहते हैं आइसोकोरिक और इसे कहते हैं आइसोबारिक। देखिए कहने का सेंस क्या है, एक ऐसा इंजन लेना है, एक ऐसा सिस्टम लेना है जिसमें आयतन बढ़ता घटता नहीं है। इसका आप एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, आयतन कभी बढ़ेगा घटेगा नहीं कुकर में। क्या नहीं घटता है? कुकर में नहीं बढ़ता घटता है। कुकर एक ऐसा डिवाइस होता है जो 2 लीटर का कुकर है तो 2 लीटर रहेगा, गर्म करते रहेंगे ना तो सोचेगा हम आयतन बढ़ जाए, लेकिन आयतन उसका ढक्कन बढ़ने नहीं देता है। तो ये कैसा नहीं क्या होता है? सम आयतनिक होता है। सम आयतनिक चीजों में प्रेशर बड़ी ज्यादा बढ़ने लगता है। प्रेशर क्या होता है? नीचे से कुकर में प्रेशर बढ़ने लगता है। समदाबीय प्रोसेस क्या होता है? दबाव सेम रहता है, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखता है, दाब क्या रहता है? समान रहता है, दाब समान। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है आपको? सुनिए, पूछता है समतापीय, इसको कहते हैं हम लोग आइसोथर्मल। दूसरा होता है, तीसरा चौथा होगा आपका रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम इसे कहते हैं एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या हो गया? एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम को क्या कहते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम को एडियाबेटिक प्रोसेस कहा जाता है। ये दो आपसे पूछेगा, चलिए हम इन दोनों को आपको पढ़ा देते हैं। समतापीय प्रक्रम, प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस। इसे कहेंगे आइसो, तापमान से में तो थर्मल, प्रक्रम को प्रोसेस। भाई साहब ये एक ऐसा प्रोसेस है ना कोई काम हो रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलता है। अब आप सोचिए ना कि हम कोई भी काम करते हैं तो टेम्परेचर बदलता है। जैसे देखिए, अगर रोटी बना दिए हैं, क्या बना दिए हैं? रोटी बना दी है। अब रोटी पचक रही है ना तो समझिएगा वो कुछ ना कुछ ठंडा हो रही है। हाथ ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं, रगड़ना छोड़ देंगे ना तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ये कह रहे नहीं, मूवमेंट भी हो रहा है, टेम्परेचर भी नहीं बदल रहा है। उसको क्या कहेंगे? समतापीय प्रक्रम। आप आप ऐसा कभी कल्पना करेंगे? अब जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही है, अचानक हचाक से ब्रेक मारे तो गाड़ी घरघरा के रोकेगी तो टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा। ऐसा एग्जांपल हम आपको दो ठो दिखाते हैं। आप अगर देखेंगे, बर्फ से पानी, बर्फ से पानी बनना। दूसरा आप देखेंगे मोम का गलना, मोम का गलना। दोनों एक अलग अलग प्रोसेस है लेकिन दोनों में टेम्परेचर सेम रहेगा। कैसे? देखिए, अगर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे है और पानी बनेगा तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। यहाँ बर्फ से पानी बन गया लेकिन क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, सेम टेम्परेचर पे रह जाता है, सेम टेम्परेचर पे वो भी रह जाएगा। इसी को कहते हैं समतापीय प्रोसेस। अब मोम जब गलता है तो आप देखिएगा, मोम को गर्म करिएगा ना तो जो मोम अभी ऊपर मोमबत्ती पे है, आप अगिया मत पकड़ लीजिएगा, गला हुआ मोम देखिएगा जो उसका टेम्परेचर है, जब ये नीचे टपक जाएगा तो उसका भी वही टेम्परेचर रहता है। तो मोम का पिघलना या बर्फ का पिघलना एक समतापीय प्रोसेस होता है, क्योंकि तब पगले हुए भाग का भी टेम्परेचर वही है जो यहाँ है। आप बचपन में देखे मोमबत्ती से पड़े होंगे तो इसे गिरा के और उसे मोमबत्ती ऐसे कचकचा के इसे बैठा के रख देता था आदमी। तो ये प्रोसेस होता है। क्वेश्चन ये पूछा था कि समतापीय प्रक्रम यानी आइसोथर्मल प्रोसेस तेज होता है या धीमा? अब आप ये बताइए, फास्ट या स्लो? आइसोथर्मल प्रोसेस आप बताएंगे कमेंट करके, फास्ट होता है या स्लो?
अरे कुकर का वॉल्यूम क्यों नहीं बदलता है भाई? अब वॉल्यूम का मतलब होता है फैलने वाला जगह। कुकरवा में ढक्कन लगाते हैं, दलवा कहाँ फैल पाता है? पतीली में देंगे तो बाहर आ जाएगा। स्लो होता है रे बेवकूफ कहीं का। बोलता है फास्ट। ऐसे क्या मोमबत्ती ऐसे होता है, धाम मोमबत्ती गल गया। बर्फ देख रहे हो, पानी बन गया। अरे घोंचू सब। उनमें फास्ट बोलता है, ये बहुत धीमा होता है। ये हमेशा कैसा होता है? धीमा, स्लो। ये क्या हो गया? स्लो होता है। इसमें टेम्परेचर स्लो होता है। अब इसके बाद दूसरा आता है। दूसरा होता है रुद्धोष प्रक्रम। रुद्धोष प्रक्रम को कहा जाता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक देखिए, समतापी प्रक्रम में हमेशा ताप क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ताप जितना रहेगा उतना ही रहेगा। लेकिन समतापी रुद्धोष प्रक्रम क्या चीज होता है भाई साहब? रुद्धोष प्रक्रम में हमेशा ऊष्मा समान रहती है, आपको ऊष्मा देने की जरूरत नहीं है। ऊष्मा क्या रहती है? नियत रहती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट। एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको बाहर से हीट देने की जरूरत नहीं है, वो अंदर से ही हीट हो जाएगा। जैसे आप बताइए, बुखार जब होता है तो क्या हमें बाहर से हीट दिया जाता है कि हमारा शरीर अंदर से ही हीट हो जाता है? हमारा शरीर अंदर से ही हीट हो जाता है, रुद्धोष प्रक्रम की तरह अंदर से ही हीट होने लगता है। तो इसमें आपको ऊष्मा कांस्टेंट रहती है। इसमें हमको बाहर से कोई ऊष्मा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रोसेस बहुत ही तेज होता है। बहुत ही क्या होता है? तेज हो जाता है। तेज यानी बहुत फास्ट होता है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे ना, टायर का फटना। फटना ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखेंगे इस गर्मी के दिनों में साइकिल स्टैंड में 10 साइकिलें रखी हुई, बहुत ज्यादा साइकिल रहती है। जिसमें हवा ज्यादा था वो ससुरा नहीं फटा, जिसमें उसके तुलना में थोड़ा कम ही था वो भी फट गया। ऐसे प्रोसेस को हम रुद्धोष प्रक्रम या एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि ऐसा काम जो बाहर से दिए गए ऊर्जा या उष्मा से न हो बल्कि अपने आंतरिक उष्मा से कर ले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रुद्धोष प्रक्रम। ये प्रोसेस बहुत ही तेज होता है। गुब्बारे का फटना या टायर का फटना। गुब्बारा, गुब्बारा का फटना, गुब्बारा का फटना या टायर का फटना, ये दोनों बहुत ही तेज होते हैं सर। आपको संभलने का मौका ही नहीं देगा, आप देखते रह जाएंगे साइकिल स्टैंड में भैया किसकी साइकिल फटी है। तो वो बहुत ही तेज प्रोसेस हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत तो बोलिए। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे समझते हैं। किसी को हीट वाला चैप्टर में अब दिक्कत नहीं है, यही मेन टॉपिक था हीट का। अब हम लोग वेब शुरू करते हैं, तरंग। क्या शुरू करते हैं भाई साहब? वेब यानी तरंग। बलून या गुब्बारा वही होता है यार। चलिए यार, बहुत लंबा चैप्टर है वेब। इतना लंबा है, क्या बताएं हम आपको? वेब चैप्टर कितना लंबा है कि क्या बताएं? नहीं बताएं? वो कह रहा है लंबा है तो छोड़ दी। बेकू, अगर वेब छूट गया तो पूरा फिजिक्स छूट गया। आपको बचा क्या? वेब, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। वेब में ही आता है आपका साउंड और लाइट। तरंग। तरंग भैया दो टाइप की है। तरंग किसे कहते हैं?
किसी भी जगह पर उत्पन्न होने वाले हलचल को तरंग कहते हैं। मेरे हाथ को देख रहे हैं, ये तरंग बन जा रहा है। तो किसी भी जगह पे उत्पन्न होने वाले हलचल को या विक्षोभ को या डाइवेशन को, वाइब्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। तरंग भाई दो टाइप की होती है। तरंग कितने टाइप की होगी? दो टाइप की। एक तरंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और एक होती है ना यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, इंग्लिश में इसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। इंग्लिश में मैकेनिकल, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग कहते हैं। तरंग दो टाइप की हो गई, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। देखिए, इसमें हमको पढ़ लेना है ध्वनि के बारे में और इसमें पढ़ लेना है प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। तो ये सबको इधर पढ़ लेंगे और बाकी को इधर पढ़ लेंगे, तो भैया इसी में बहुत टाइम लगने वाला है, फिर उसमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखिए, इसकी दो चार विशेषता समझ जाते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के। हम लोग को स्टार्ट इधर से करना है, बाद में उधर चलेंगे। स्टार्ट किधर से करना है? विद्युत चुंबकीय तरंग से। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं सब, कैसे कौन सी कैटेगरी होते हैं सब, ये सब को हम लोग देखेंगे लोग। इसके बाद हम लोग जानेंगे लोग यांत्रिक तरंग के बारे में। ठीक है, देखिए पहला इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था मैक्सवेल ने। इसकी खोज मैक्सवेल अलग था भाई, उसको आगे बताएंगे। इसकी चाल देखिए, इसकी चाल सबसे पहले होती है 3 × 10⁸, यानी ये प्रकाश की चाल से चलते हैं सब। दूसरी कैटेगरी क्या होती है भैया? ये निर्वात में भी जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? निर्वात। निर्वात को कैसे कैसे कहते हैं? वैक्यूम में कहते हैं, वैक्यूम। ये कहाँ जा सकते हैं भैया? वैक्यूम में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? वैक्यूम में चल सकते हैं। वैक्यूम, देखिए किसी भी चीज को चलने के लिए आप इतना तो ध्यान रखिए, कुछ न कुछ पकड़ के चलना पड़ता है। विदाउट पकड़े आप नहीं चल सकते। आप जमीन पे चलते हैं, आपका पैर जमीन को पकड़ कर चलता है, फिसलन वाली जगह को नहीं पकड़ पाता है, नहीं चल पाते। तो आप सॉलिड को पकड़ कर चलते हैं, सॉलिड को पकड़ कर चलते हैं। मछली लिक्विड को पकड़ कर चलती है, कहीं ना कहीं उसको लिक्विड को पकड़ के चलते हैं। और पक्षी जो होते हैं सब, पक्षी ये हवा को पकड़ कर चलते हैं, ऐसे ऐसे हवा को काटते हैं। हेलीकॉप्टर हो गया, ये हो गया। क्या होगा अगर हवा ही न रहे? तो कुछ चल ही नहीं पाएंगे सब कोई। इनको चलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, निर्वात में चल सकते हैं। मैक्सवेल, इसकी खोज किसने किया था? मैक्सवेल साहब ने किया था। किसने किया? मैक्सवेल साहब ने किया। इस पर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज होते हैं। ना ये पॉजिटिव होते हैं ना ये निगेटिव होते हैं। तो आप बताइएगा, अगर हम किसी विद्युत चुंबकीय तरंग को किसी विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में जाएंगे तो डाइवर्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं डाइवर्ट करेगा? या नीचे वाली लाइट बुझा देते, आंख पे पड़ रहा है। क्यों नहीं डाइवर्ट करेगा? क्योंकि उसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है, उसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है। इसमें दो चार चीजें आप अच्छे से याद रखेंगे। इनकी चाल कितनी होती है? प्रकाश के चाल के बराबर होती है। चाल कितनी होगी? ये क्या कर रहा है ले तू लोग क्लासों में? 3 × 10⁸। ये निर्वात में भी जा सकते हैं। मैक्सवेल जो होते हैं, इनकी खोज किए थे, इनके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं पाया जाता है, ये चार्ज विहीन होते हैं सब। इनके पास जो ध्रुवण की क्षमता होती है और ये अनुप्रस्थ होते हैं। भैया अब ये ध्रुवण और अनुप्रस्थ क्या होता है याद रखिएगा। इनमें ध्रुवण देखी जाती है यानी पोलराइजेशन, और ये अनुप्रस्थ होते हैं। अनुप्रस्थ होते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब होता है 90 डिग्री पे चलते हैं सभी से। देखिए ऐसे जाएंगे सब ना, ये ऐसे ऐसे गलती करेंगे सब, ऐसे ऐसे। ये कई डायरेक्शन में दिखने लगते हैं। इसी घटना को कहते हैं हम ध्रुवण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन कहेंगे। इसलिए कभी भी सूरज की रोशनी आएगी ना तो आपको एकदम क्लियर नहीं दिखेगा, आँखिया चुनहरिया आ जाएगा, ये चीज दिखिए नहीं रहा है, चारों ओर से रोशनी पड़ने लगेगा आँख पर। तो उसी को चुंधरिया जाने को क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। क्या कहेंगे? ध्रुवण की घटना कहते हैं। इनमें ध्रुवण की भी घटना देखनी होती है। अब ये ध्रुवण आगे पढ़ना है, अनुप्रस्थ तरंग आगे पढ़ना है। ये दो क्वालिटी हम आपको बता, ये बच्चों वाली चीज थी, इसको आप याद रखेंगे।
दूसरा एक चीज आप याद रखेंगे इसमें कि किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के पास जो ऊर्जा होती है, क्या होती है, जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा वो होती है ई। ऊर्जा ई बराबर होती है एच इंटू म्यू। एच इंटू म्यू। एच जहां प्लांक कांस्टेंट है, आगे बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होती है। म्यू जो होती है आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। यानी अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी, किसी तरंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी, उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी। कंफर्म है? अगर किसी तरंग की ऊर्जा को बढ़ानी है तो आपको उस तरंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी आगे पढ़ना है, कैसे बढ़ेगा कैसे नहीं घटेगा, सी एल ऑसिलेटर में पढ़ना है, CRO, कैथोड रेज ऑसिलेटर, CRO। एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। याद रहेगा, अगर ऊर्जा बढ़ेगा तो याद रखिएगा उसके पेनिट्रेशन क्षमता यानी भेदन क्षमता, भेदन क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब छेद के निकलने की क्षमता। अगर किसी तरंग की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो उसके पास ऊर्जा ज्यादा है, और अगर ऊर्जा ज्यादा है तो भेदन क्षमता ज्यादा है। आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा छेदने की क्षमता गामा रेस की होती है। किसकी होती है? गामा रेस। तो अगर भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर गामा रेस का ज्यादा है, तो कंफर्म है कि गामा रेस का ऊर्जा ज्यादा है। और अगर गामा रेस की ऊर्जा ज़्यादा है तो आप ये कंफर्म समझिए कि अगर गामा रेज की ऊर्जा ज़्यादा है तो इसके ऊपर म्यू यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ समझिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ये उल्टा रिलेशन रखती है तरंग दैर्घ्य के साथ, वेवलेंथ के साथ। अब ये सब चीज़ आपको पढ़ना है क्योंकि ये सब कुछ नहीं पढ़े हैं आप। तो किसी भी चीज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है भैया? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसी चीज की किस पे डिपेंड करता? अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा कीजिएगा तो तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, और तरंगदैर्घ्य ज्यादा कीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। इतनी चीजों को आप नॉर्मली समझिए। आप बताइए, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। गामा किरण के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होगा, और ऊर्जा जाने का मतलब उसकी आवृत्ति ज्यादा है। लेकिन आपको पता है कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में उल्टा संबंध है। तो गामा किरण की आवृत्ति ज्यादा है तो तरंगदैर्घ्य बताइए ज्यादा होगा या कम? गामा किरण की आवृत्ति ज्यादा है तो बताइए तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा या कम? अरे बफरिंग कर रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी क्या होती है आगे पढ़ना है यार, एक के टाइम पे सब नहीं ना पढ़ पाएगा। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भाई, कल से सर्वर गड़बड़ चल रहा है सबका। कल यूट्यूबों का सर्वर गड़बड़ हो गया। कम रहेगा, कम। क्या होगा भैया? कम होगा, कम। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेरी गुड, कम रहेगा। क्या रहेगा? कम रहेगा। किसी को दिक्कत? हाँ, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो उसका वेवलेंथ जो है तरंगदैर्घ्य वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए बाबू, वेरी गुड। आगे देखिए, कल सर्वर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो पूरे हिंदुस्तान का सर्वर बैठा हुआ था, ऑल ओवर इंडिया का था। अब हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को। इसका लिस्ट याद रखिएगा, देखिए मेरी ओर। गाय, अवीजू, इंफ्रा, मारे। शॉर्टकट में बोलिए, गाय, अवीजू, इंफ्रा, मारे। शॉर्टकट बोलते चलिए, गाय, अवीजू, इंफ्रा, मारे। बोलिए फटाफट मेरे साथ बोलते रहिए, गाय, अवीजू, इंफ्रा, मारे। गाय, अवीजू, इंफ्रा, मारे। गाय, अवीजू, इंफ्रा, मारे। बोलते रहिए मेरे साथ, गाय, अवीजू, इंफ्रा, मारे। गाय, अवीजू, इंफ्रा, मारे।
गाय अविजु इंफ्रा मारे। अब ये गाय से क्या हो गया भैया, गाय से हो गया गामा किरण, गामा रेज। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसे क्या कहा जाता है, गामा कहा जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या कहा जाता है, गामा कहा जाता है, गामा रेज कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ए से क्या हो गया, एक्सरे हो गया, ए से एक्सरे हो गया। आ से क्या हो गया, आ से हो गया अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायोलेट, यूवी जिसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। इसी को यूवी कहते हैं किरण, इसी को कहते हैं परावैगनिक, परावैगनिक। ये भाई साहब विजुअल है, विजुअल, इसको कहते हैं दृश्य तरंग, और इसी को कहा जाता है प्रकाश। इसी को आपको चैप्टर पढ़ने में दिक्कत होती है, यही वाला टॉपिक हुआ खाली, विजुअल वाला को, विजुअल को। इंफ्रा से होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, हिंदी में कहेंगे अवरक्त। मा से होता है माइक्रो, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म तरंग। र से होता है रेडियो, इंग्लिश हिंदी दोनों को होता है रेडियो वेव, रेडियो वेव। इतने प्रकार के आपके क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ये ही आपके विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। ये क्या है भैया, आपके विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसी को कोई दिक्कत है ये विद्युत चुंबकीय तरंग में? भाई सर्वर क्या दिक्कत आ रहा है, नहीं ठीक है सर्वर। विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको याद रखिएगा कि इस कोना अगर आप आते हैं तो इस कोना में आपकी आवृत्ति बढ़ती है, और जब कभी भी आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो पेनिट्रेशन क्षमता, भेदन क्षमता पे प्रभाव पड़ेगा, भेदन क्षमता भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इस साइड जाइएगा तो इस साइड जाने पे तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। इस साइड जाने पे क्या बढ़ता है भैया, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। इस साइड में क्या बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। अब आप बताइए, सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा की, सबसे ज्यादा ऊर्जा गामा का, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा का, लेकिन तरंग दैर्घ्य गामा का, क्योंकि तरंग दैर्घ्य उधर जाने पे बढ़ता है। जैसे जैसे जाएंगे अल्फा पे तो अल्फा का तरंग दैर्घ्य थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ये सब चीजें कम हो जाएंगी। अल्ट्रावायलेट की आवृत्ति, ऊर्जा, भेदन क्षमता थोड़ी और कम होगी। जैसे इंफ्रारेड की और कम हो जाएगी, माइक्रोवेव की और कम हो जाएगी, रेडियो वेव की और कम हो जाएगी। यानी जब आप इधर से उधर क्षमता बढ़ती है, छेदने की क्षमता बढ़ती है। इस शॉर्टकट को 4 बार बोलिए, याद करके बताइए। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा रेस की। किसकी होगी, गामा रेस की। गाय अविजु इंफ्रा मारे, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट। अब देखो भैया, ये 3 गो जो है सब नहीं, बड़ी खचरा है सब। ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो पाते, फाड़ देता है सब माथा होता। उसके बाद आता है हम लोग का प्रकाश, जिसे हम लोग कहते हैं विजुअल। देखिए ध्यान से, प्रकाश जो है विजुअल, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। यानी इससे इधर 3 गो, इसके इधर 3 गो, हई हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हई हई हम देखिए नहीं पाते हैं, हई देखिए नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बीच में है यह भैया हमारा प्रकाश, प्रकाश को ही हम देख पाते हैं। इधरों को नहीं देख पाते हैं क्योंकि एकदम भयानक है, इसको भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि एकदम में कम में है। समझ में आ रहा है आपको? बीच में है हम लोग प्रकाश, 3 गो एने, 3 गो एने, एगो बीच में, 7 गो हो गई टोटल। इधर देखिएगा तो गामा खतरनाक, एक्सरे खतरनाक, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज खतरनाक। इधर देखेंगे तो इधर हो जाएगा आपका इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। इस साइड में गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। कभी सुने हैं कि इंफ्रारेड रोशनी खराब है? ये खराब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ट्रिक याद रखिए, फिर इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि गामा रेज को पढ़ाएंगे कि एमआरआई मशीन में गामा रेज, अनाज को कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा करने के लिए गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। लेजर मशीन में गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ को छेदने में गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ें। एक्सरे का प्रयोग हड्डियों की जाँच करने के लिए किया जाता है। दांतों में सुराख जाँच करने के लिए किया जाता है एक्सरे। एक्सरे जो होता है वो कोई भी आपका पत्थर, हीरा मोती, ये सब में अगर दरार है तो उसका पता करने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट पानी को साफ कर देता है, ओजोन को छेद देता है,
स्किन कैंसर कर देता है। विजुअल ये तो प्रकाश है, इसका चैप्टर है पढ़ना है। इंफ्रारेड जो होता है वो छोटे छोटे होते हैं, ये सीसीटीवी कैमरा में, रिमोट में, ये सब में प्रयोग किया जाता है। रेडियो वेव जो होते हैं सब, ये इसका भी प्रयोग किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें माइक्रोवेव का, रेडियो वेव का प्रयोग रडार में। ये सब धीरे धीरे अभी और समझेंगे। अभी आप इसको पूरा याद कीजिए, 4 बार बोलिए, अपने से याद हो जाएगा। इसका सीक्वेंस याद हो जाएगा तब इसको समझाने में मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, चलिए इसको आप याद कीजिए, अच्छा से याद कीजिएगा। अब इसको कल बताएंगे। रीजन क्या है, बड़ी लंबा टॉपिक है, एक ही दिन में यहाँ से यहाँ बताना होता है, 1 घंटा ले लेता है। अब इसको कल बताएंगे आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।